ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ जब घटी थी, जब मैं 10 साल का था। मेरा बचपन हिमाचल के एक गांव में बीता। हमारा मकान खेतों के बीच था। उस समय हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मतलब मेरे दादाजी और मेरे चाचा उसी मकान में रहते थे। मेरा बड़ा भाई विशेष और चाचा का लड़का नितिश हमेशा मेरे साथ ही रहते। हम साथ में खेतों में खेलते, साथ में खाना खाते और अंत में साथ में ही सो जाते। अब सोचता हूं तो वो समय बिल्कुल सपनों जैसा लगता है। हाँ, वो भी क्या दिन थे। खैर, हम तीनों भाइयों के दिन का सबसे मनपसंद हिस्सा था दादाजी से कहानियां सुनना। वो हर रात हमें एक कहानी सुनाते। एक रात हमने उन्हें कोई डरावनी कहानी सुनाने के लिए कहा। दादाजी बोले, चलो आज मैं तुम्हें गांव के उस सुनसान घर की कहानी सुनाता हूँ जिसके आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहता। कहा जाता है कि वहां बहुत साल पहले एक पति पत्नी और उनका एक बेटा रहते थे। वो लड़का बहुत शैतान था। कहा जाता है कि एक बार उसने एक बिल्ली के बच्चे का गला काट के उसे मार डाला था। एक दिन उसने अपने घर से पैसे चुरा लिए, लेकिन वो पकड़ा गया। उसके माँ बाप ने गुस्से में आके उसे एक संदूक में बंद करके ताला लगा दिया। उस लड़के के माँ बाप को दोपहर को पास के ही गांव में जाना था। वो अपने लड़के को संदूक में छोड़ के घर पे ताला लगा के चले गए। कहा जाता है कि रास्ते में ही कुछ गुंडों ने उन दोनों को जान से मार दिया और उनके सारे पैसे लूट लिए। उन गुंडों ने उन पति पत्नी को एक नदी में फेंक दिया। वहीं पीछे से वो लड़का कई दिनों तक उस संदूक में पड़ा रहा और अंत में उसकी भी मौत हो गई। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वो ताला तोड़ के घर में घुसे और उस संदूक को खोला। उन्होंने देखा कि उस लड़के की लाश सड़ चुकी थी। कहा जाता है कि इस घटना के सालों बाद भी जो भी उस घर में रहने आता है वो वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। कहते हैं कि उस बच्चे की आत्मा किसी को भी वहां चैन से नहीं जीने देती। अब वो एक शैतानी आत्मा बन चुकी है, इसलिए लगभग 200 सालों से वो मकान खाली पड़ा है। दादाजी की ये कहानी सुन के हम सब बच्चों के होश उड़ गए थे। हम जिस मकान को सालों से देखते आ रहे थे उसकी कहानी हमें आज पता चली। हम तीनों उस रात लेटे लेटे उसी मकान के बारे में सोच रहे थे। हमने अगले दिन वहां जाने का प्लान बनाया और अगली शाम हम वहां पहुंच गए। वो मकान टूटा फूटा पड़ा था और उसमें कोई दरवाजा भी नहीं था। हम लोग अंदर गए और यकीन मानिए वहां सच में कुछ तो अजीब था। ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमें वहां आए 20 मिनट हो चुके थे और अब रात भी होने लगी थी, इसलिए हम वापस लौट गए। घर जाके हमने खाना खाया और छत पे चले गए। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और सुहावनी हवा चल रही थी। हम तीनों छत पे खड़े बातें कर रहे थे कि तभी हमने कुछ अजीब देखा। हमने देखा कि कोई बहुत तेजी से खेतों के बीच से भागता हुआ हमारे घर की तरफ आ रहा था। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह भाग रहा था। हम तीनों बहुत सहम गए थे। वो चीज अचानक हमारे मकान के नीचे आके खड़ी हो गई। वो एक बच्चे जैसा लग रहा था और अब वो हमें ही देख रहा था। हम तीनों खौफ की वजह से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लगता मानो वो हमें देख के हंस रहा हो। उसके बाद वो हमारे मकान में घुस गया। हमने नीचे जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से हमारे घर में सब लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन सब बेकार साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद हम सब की हालत और ज्यादा खराब हो गई। इस वजह से हमने दादाजी को सब बता दिया कि हम कहाँ गए थे और छत से हमने क्या देखा। ये सब बता के हमें बहुत डांट पड़ी। अगले दिन दादाजी ने एक पंडित जी को घर पे बुलाया और उन्हें सब बता दिया। पंडित जी ने एक हवन किया और घर की शुद्धि भी की। उसके बाद वो उस भूतिया मकान पे भी गए और उस मकान के पास एक भगवान की मूर्ति स्थापित की। उस दिन से हमारे घर में सब ठीक हो गया। लेकिन आज भी मैं ये घटना याद करके बहुत सहम जाता हूँ।
ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसके सच होने का तो किसी के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों पे ये कहानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को बताई जाती आ रही है। ये कहानी कुछ ऐसे है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक नेपाली लड़का काम की तलाश में अपना गांव छोड़ के असम के लिए निकला। उसने सोचा कि वो किसी होटल में काम करेगा और पैसे जोड़ने के बाद अपने खुद का काम शुरू करेगा। वो असम के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उन्हें एक बहुत लंबी मंजिल तय करनी थी। वो कभी किसी की बैलगाड़ी में जाते तो कभी उन्हें पैदल ही जाना पड़ता। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद जैसे तैसे वो असम पहुंच ही गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने रुकने के लिए कोई जगह की तलाश की। लगभग रात के 10 बजे उन्हें एक टूटा फूटा लकड़ी का मकान मिला। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। वो लगभग 80-90 साल का था। वो लड़का उस आदमी से बोला, हम अभी अपने गांव से यहाँ पहुंचे हैं, हमें रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। वो बूढ़ा बिना किसी बहस के मान गया। उसने उन दोनों को एक कमरा दे दिया। जंगलों के पास होने के कारण उस इलाके में बहुत अंधेरा था, इसलिए उस मकान के मालिक ने मकान में मिट्टी के दिए जलाए हुए थे। इसके बावजूद भी वहां कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। वो दोनों लड़के अपने गद्दों पे जाके लेट गए। जब उनकी आंखें वहां के अंधेरे के हिसाब से ढल गईं, तो उन्होंने कुछ बड़ा अजीब देखा। उन्होंने देखा कि उस कमरे में बहुत सी भयानक तस्वीरें टंगी हुई थी। वहां लगभग 7 ऐसी तस्वीरें थी। वो दिखने में बिल्कुल असली लगती, जैसे कि वो उनको ही देख रही हूं। उन तस्वीरों में बहुत भयानक राक्षस और भूत बने हुए थे। उनमें से एक चित्र बिल्कुल उस बूढ़े जैसा लगता जो कि उस मकान का मालिक था। उसमें उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी। वो दोनों ये सब देख के बहुत सहम गए थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें पता चला कि वो 7 तस्वीरें जो उन्होंने रात के अंधेरे में देखी थी, असल में वो 7 खिड़कियां थी। मैं एक गढ़वाली हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं 20 साल का था। उस समय गांव में हमारा एक छोटा सा मकान था। एक दिन मेरे पिताजी गांव की एक शादी में गए हुए थे। उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को खेत और मकान का ध्यान रखने के लिए कहा। हमने भी रात 10 बजे तक खेतों की रखवाली की और उसके बाद हम वापस घर आ गए। उसके बाद हम दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद हमने पानी पीने के लिए मटके में देखा तो पता चला कि पानी तो खत्म हो चुका था। हम दोनों पानी लाना ही भूल चुके थे। हम दोनों गांव के कुएं से पानी लाने के लिए जाने लगे। तभी माँ ने हमें जाने से मना कर दिया। वो बोली, इस समय कुएं पे जाना ठीक नहीं, तुम अब कल ही जाना। मैं बोला, माँ तुम भी फालतू में टेंशन लेती हो। अपने गांव में हमें क्या खतरा हो सकता है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने हमें बहुत मना किया और ये भी बताया कि आज अमावस की रात है। आज आत्माओं की शक्ति अपने चरम पे होती है। लेकिन हम ठहरे गरम खून, हम कहाँ उनकी बात मानने वाले थे। हमने मटके उठाए और वहां से निकल गए। वो कुआं गांव से 2-3 किलोमीटर दूर था। उस दिन सच में बहुत अंधेरा था। अगर आप भी गांव में रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि गांव में रात के समय कैसा अंधेरा होता है। गांव में चांद की रोशनी का ही सहारा होता है और आज वो भी नहीं था। हम जैसे तैसे वहां पहुंचे और पानी भरने लगे। तभी ना जाने कहां से कोई हमारी तरफ आने लगा। वो अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। जब वो पास आया तो हमने देखा कि उसने खुद को एक शॉल से ढका हुआ था। हमें बस उसकी आंखें ही दिख रही थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। ऐसा लगता जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। उसकी आंखें लाल हुई पड़ी थी। वो था भी बहुत लंबा। उसने हमसे कहा, मुझे माचिस चाहिए। इत्तेफाक से मेरे पास माचिस थी। मैंने उसे माचिस की डिब्बी दे दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कोई बीड़ी या सिगरेट नहीं जलाई। वो बस माचिस जलाता और उसे देखता जाता। जैसे ही एक माचिस खत्म होती वो अगली जला लेता। फिर वो बोला, आज बहुत ठंड है, क्या मैं तुम्हारे मकान में सोने आ जाऊं? उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया।
लेकिन हम दोनों थोड़ा सहमे भी हुए थे। फिर वो बोला, तुमने मुझे मना किया तो मैं खुद को जला डालूंगा। हमें अब लगने लगा था कि हो ना हो वो पक्का कोई नशेड़ी है। हमने उसे गुस्से से देखा और वहां से जाने लगे। हम लगभग 15 मीटर ही चले होंगे कि तभी मैंने देखा कि अचानक पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। जैसे ही हम पीछे मुड़े तो हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैंने उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखा। हमने देखा कि वही आदमी हम दोनों की तरफ भागा चला आ रहा था और उसका पूरा बदन आग में जल रहा था। ऐसा लगता जैसे वो एक चलती फिरती लाश हो जो अपनी जलती हुई चिता से भाग के यहाँ आ गई हो। हमने भी अपने मटके फेंके और बहुत तेज भागने लगे। लगभग 5 मिनट के बाद हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम अपने घर पहुंचे और माँ को सब बताया। उन्हें भी लगा कि वो कोई नशेड़ी होगा, लेकिन अगले दिन गांव वालों को वहां कोई लाश या जलने का सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे हमारा वहम माना तो कुछ ने माना कि वो कोई पागल होगा जिसने अपने आप को जला लिया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हो ना हो वो एक साया था। ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ लगभग 20 साल पहले की है। मैं मेघालय का रहने वाला हूँ। मैं चेरापूंजी में एक टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ। हमारा मेघालय इतना खूबसूरत है कि इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी आते हैं। उस समय मैंने एक गाइड का काम नया नया ही सीखा था। मुझे इस काम में 7-8 महीने हो चुके थे। उसी समय मुझे कुछ अंग्रेज टूरिस्ट मिले, लेकिन जो काम वो मुझसे करवाना चाहते थे वो एक आम टूरिस्ट गाइड का काम नहीं था। वो 3 लोग थे जिनमें से डैन और शॉन यूएसए के थे और जॉर्ज इंग्लैंड का था। उन सब ने काली टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पे बियॉन्ड पैरानॉर्मल सोसाइटी का नाम छपा हुआ था। उनकी एक गाड़ी तो अजीब अजीब इक्विपमेंट्स और मशीनों से भरी पड़ी थी। उन लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग आत्माओं पर रिसर्च करते हैं और यहाँ भी वो इसी काम की वजह से आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग रात के समय नो कालिकाई जाना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि नो कालिकाई भारत का सबसे लंबा झरना है। वहाँ बहुत टूरिस्ट आते जाते हैं, लेकिन जो बात इस झरने को खास बनाती है वो है इस जगह के पीछे की खौफनाक कहानी। असल में नो कालिकाई एक खासी जनजाति का शब्द है जिसका मतलब है कालिकाई की छलांग। इस झरने के पीछे की खौफनाक कहानी कुछ ऐसी है। कहा जाता है कि इस झरने के पास एक गांव में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम लिकाई था। लिकाई की शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उसकी एक नवजात बेटी भी थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पति की मौत हो गई। मजबूरी में उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। उसका दूसरा पति थोड़ा संकी था। वो इस बात से बहुत जलता था कि उसकी पत्नी अपना सारा वक्त अपनी नवजात बच्ची को देती। उसके नए पति को लगता था कि जो प्यार उसे अपनी पत्नी से मिलना चाहिए वो उसे उस पहले पति से हुई बच्ची के कारण नहीं मिल पाता। इस वजह से वो गुस्से और नफरत से भर चुका था। एक दिन लिकाई काम पे से वापस आई। उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि उसका पति उसकी बेटी को घुमाने के लिए लेके गया होगा। उसने देखा कि उसका पति उसके लिए खाना बना के गया हुआ था। ये देख लिकाई बहुत खुश हुई। उसने खाने में मीट बनाया था। लिकाई ने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद उसकी सुपारी खाने की आदत थी। वो सुपारी लेने के लिए किचन में गई। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे किचन के पास एक छोटी सी कटी हुई उंगली पड़ी मिली। वो देख के वो तो सदमे में चली गई। उसे सब समझ आ चुका था। उसके हैवान पति ने उसकी बेटी की हत्या करने के बाद उसी को पकाया था। यानी जो मीट लिकाई ने खाया था वो उसी की बेटी का था। लिकाई गुस्से और दुख से पागल होके हाथ में एक कुल्हाड़ी घुमाते हुए भागने लगी। वो बिना कुछ सोचे भागे जा रही थी और अंत में वो एक झरने में कूद गई। उसी झरने को आज
नौकालिकाई झरना कहते हैं। वो सब लोग यानी डैन, शॉन और जॉर्ज उन्हीं जंगलों में जाना चाहते थे जहां से उसने आत्महत्या की। वो वहां रात के समय जाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा, ऐसे रात के समय जंगलों में जाना ठीक नहीं, आसपास के गांव वाले इसकी इजाजत भी नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे देने का वादा किया। मुझे भी उस वक्त पैसों की बहुत तंगी थी। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। मैं उन सबको लेकर शाम के 7 बजे नौकालिकाई के लिए निकल गया। हम सबको वहां पहुंचने में 3-4 घंटे लगे। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। जंगली इलाका होने के कारण वहां अंधेरा और भी गहरा था। वो लोग अपने साथ बहुत सारे कैमरे लेके आए थे और साथ में अजीब अजीब उपकरण भी लाए थे। उन्होंने वहां के पेड़ों पे भी कैमरे लगा दिए थे। उन्होंने अपने सब इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस भी सेटअप कर लिए थे। फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जमीन पे एक घेरा बनाया और उस पे फूल चढ़ाए। फिर उन्होंने जंगलों की आत्माओं से प्रार्थना की और उनसे इजाजत मांगी। उन्होंने एक शराब की बोतल भी निकाली और वहीं जमीन पे चढ़ा दी। मैंने उनसे पूछा, ये सब क्या है? तुम लोग इतने आधुनिक उपकरण लेके आए हो लेकिन काम बिल्कुल गांव के लोगों की तरह करते हो। शॉन बोला, अगर हम आत्माओं को नहीं मानते तो यहाँ क्यों आते? हमारा तरीका भले ही साइंटिफिक हो लेकिन मन से हम भी उन आदिवासियों और गांव के लोगों की तरह हैं जो आत्माओं की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने अपनी पूजा खत्म की और अपना सामान लेके घूमने लगे। उनके पास एक ऐसी मशीन भी थी जिसमें से किसी अदृश्य शक्ति के पास होने पे आवाज आती। वो एक छोटी सी मशीन थी। गांव की साइड हमें उस मशीन से कोई खास सिग्नल नहीं मिला तो हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगलों में घुसते ही वो रिमोट जैसी मशीन थोड़ी आवाज करने लगी। जैसे जैसे हम घने जंगलों में बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमें पहले से मजबूत सिग्नल मिलते। जिस दिशा में उन्हें सिग्नल मिलते वो वहां एक अजीब से कैमरे से रिकॉर्डिंग करते। ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था। वो कैमरा डैन के हाथ में था। तभी अचानक जॉर्ज की वो रिमोट जैसी मशीन बड़ी तेजी से बजने लगी। वो इतना तेज बज रहा था कि मानो अभी फट पड़ेगा। तभी डैन बोला, जॉर्ज, कैमरे में तुम्हारे पीछे एक अजीब सा काला साया दिख रहा है। मैं और शॉन दौड़ के डैन के पास आए। हमने देखा कि सच में जॉर्ज के पीछे एक इंसान जैसी परछाई दिख रही थी। उस परछाई को देख के ऐसा लगता जैसे वो जॉर्ज को जांच रही हो। तभी अचानक वो कैमरे से गायब हो गई। तभी जॉर्ज कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। वो वहीं के एक पेड़ पे चढ़ के उल्टा लटक गया। वो पागलों की तरह हंसने लगा। हम सब ये देख के बहुत डर गए थे। वो उल्टा लटका हुआ अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोचने लगा। उसके चेहरे पे थोड़ा खून भी आने लगा था। उसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा जो मैं आज तक भी नहीं भुला पाया। वो मुझसे बोला, तुझे इन बच्चों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तुमने हमें शराब चढ़ाई, अब हम तुम पे इस लड़के का खून चढ़ाएंगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने ये सब खासी भाषा में कहा जो कि मेघालय की भाषा थी। जॉर्ज को तो इस भाषा का एक शब्द तक नहीं आता था, लेकिन अब वो इतनी साफ खासी भाषा बोल रहा था जैसे कि वही उसकी भाषा हो। जॉर्ज हंसते हुए अपना चेहरा नोचे जा रहा था। उसका पूरा चेहरा खूनम खान हो चुका था। सच में वो एक बड़ा भयानक दृश्य था। तभी शॉन ने अपने बैग से एक बोतल निकाली और उस बोतल का पानी जॉर्ज पे छिड़कने लगा। जॉर्ज चीखा और पेड़ से गिर गया। शॉन ने बताया कि उस बोतल में होली वाटर था। हमने जॉर्ज को उठाया और वहां से निकल गए। अगले दिन उन लोगों ने अपना वादा निभाते हुए मुझे अच्छी खासी पेमेंट दी। जॉर्ज को थोड़ा बुखार था लेकिन वैसे वो ठीक था। उसके साथ जो भी हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं ये सब किसी को भी ना बताऊं। वो लोग एक भयानक याद लेके वहां से चले गए।